जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग नायक बैच में हमने ये नायक बैच की 7वां भाग है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है और धातुओं का संचारण क्या है। ठीक है, इसके बारे में और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक दो होंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ेंगे क्या आज, विद्युत अपघटनी विधि क्या है और धातु के संरक्षण के बारे में आप जानोगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी से पढ़ने के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए देखिए क्या है धातु का परिष्करण। इसमें धातु का जो परिष्करण होता है वो कैसे होता है, विद्युत अपघटनी विधि में पहला दिया गया है। इसमें एक मिनट, सॉरी, विद्युत अपघटनी विधि पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद चित्र के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए लिखा है कि धातुओं को शुद्ध प्राप्त करने के लिए उनकी शोध किया जाता है। आपको पता है कि धातुओं को शुद्ध, कोई भी धातु हो वो शुद्ध रूप में हमें नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करनी होगी, शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए उसकी शोध करनी है, शोधन करना होगा। ठीक है, उसके बाद शोध करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग किया जाता है। ये भी पता है आप सभी को कि उसको शोध करने के लिए हम क्या करें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करना होगा। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड की छड़ के साथ बर्तन में लटका दिया जाता है। ठीक है, बर्तन में क्या किया जाता है, लटका दिया जाता है। कैसे लटकाया जाता है वो मैं अभी चित्र के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, समझने का आप भी प्रयास कीजिएगा। बर्तन में विद्युत अपघटनी को भर दिया जाता है जो कि धातु का लवण होता है। क्या होता है, जो कि वो धातु का लवण होता है। ठीक है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है मेरे भाई, तो क्या होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब धातु Cu+ बनने लगते हैं। ठीक है, Cu+ बनने लगते हैं, Cu+2 बनने लगते हैं। यह आयन शुद्ध धातु का पतली छड़, यहाँ छड़ है, ठीक है, छड़ में चिपक जाते हैं और पतली छड़ मोटी हो जाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है मेरे दोस्त जब तक कि अशुद्ध धातु है वो मोटी छड़ से धातु पूरी तरह निकल ना जाए। ठीक है, निकल ना जाए। इस प्रकार से हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है और जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे बर्तन में क्या हो जाती है, जम जाती है, एकत्रित हो जाती है। और जो नीचे जम जाती है उसे कहते हैं एनोड पंख भी कहा जाता है। तो आइए बिना देर करते हुए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जानते हैं कैसे, चित्र के माध्यम से। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने कोई बर्तन ले लिया, यहाँ पे ध्यान पे देखिएगा, हमको यहाँ पे बर्तन ले लिए। ठीक है, इस बर्तन में हम दो छड़ डालेंगे, एक छड़ होगी मोटी, एक छड़ होगी मोटी और दूसरी छड़ होगी पतली। ठीक है, एक छड़ होगी मोटी और दूसरी होगी पतली। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए ये जो पतली छड़ है मेरे बॉस, ये पतली छड़, ये शुद्ध छड़ है। क्या है, 1 मिनट ध्यान से समझिएगा, शुद्ध छड़, ये शुद्ध छड़ है। और ये जो है आपका अशुद्ध छड़ है, मोटी वाली क्या है, अशुद्धियाँ इसमें भरी है। ठीक है, 1 मिनट, ये पूरा कट गया। ठीक है, फिर से मुझे बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे हमने बर्तन ले लिया और इसमें हमने क्या किया, एक मोटी छड़ ले ली और एक पतली छड़ ले ली। ठीक है, ये जो छड़ है और ये छड़, ठीक है, ये शुद्ध छड़ है। क्या है, शुद्ध छड़, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ये शुद्ध छड़ है और ये अशुद्ध छड़ है। क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, इतनी बात पता हुई। अब इसमें हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। ठीक है, इसको लिए हम जोड़ दे रहे हैं, तार जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये माइनस, ठीक है, ये इधर माइनस और इधर प्लस, प्लस वाला थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, ये आप बैटरी का इसमें हम लोग जोड़ देते हैं। जब इसमें हम बैटरी जोड़ देते हैं इसमें विद्युत प्रवाहित करने के लिए। और आपको पता है कि एनोड है इस तरफ, क्या है, एनोड, एनोड है यहाँ, और ये है कैथोड, कैथोड। ठीक है, ये क्या है, कैथोड, ये जो कैथोड है वो माइनस में रहता है, एनोड है जो प्लस में रहता है। तो सेम इसी प्रकार से जो हमारी छड़ इसमें होंगे, ये मोटी वाली छड़ जो होगी मेरे भाई, ये प्लस की होगी। क्या होगी, प्लस की होगी, और ये माइनस की होगी, ये माइनस की होगी। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो होगा, और इसमें मान चलिए हम भर दे रहे हैं, ये हमने भर दिया विद्युत अपघटनी पदार्थ, ये हमने भर दिया विद्युत अपघटनी पदार्थ, समझ जाइएगा। ठीक है, ये विद्युत अपघटनी पदार्थ इसमें हमने भर दिया। अब इसमें क्या होगा कि जब हम हाई वोल्टेज यानी कि विद्युत को जब प्रवाहित करेंगे तो ये जो आपकी मोटी छड़ दिख रही होगी, इस मोटी छड़ से इस पतली छड़ में आने लगेंगे क्या, धातुएं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक ये पतली, जो ये मोटी छड़ है ये पतली ना हो जाए और ये मोटी ना हो जाए। और जो उसके बाद अपवाद होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती है वो यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट, वो यहाँ पे एकत्रित हो जानी है। जो आपके पीले लाइन से दिख रहे हैं यहाँ पे क्या होंगी, एकत्रित हो जाएंगी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस अशुद्धिया को हम कहते हैं एनोड पंख कहते हैं। आशा करता हूँ कि चित्र के माध्यम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो हमने विद्युत अपघटनी पदार्थ हमने डाला है ये CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट है। ठीक है, ये आपका जो है अपघटनी पदार्थ है, ये क्या है, CuSO4।
ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं विद्युत अपघटनी पदार्थ के बारे में। जैसा कि हमने बताया, क्या हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं? हाँ तो बिल्कुल, जैसे कि हमने अभी बताया था आपको कि जो होते धातुएं होती हैं वो शुद्ध रूप में हमें प्राप्त नहीं होती है। उनको शुद्ध रूप में हमें प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है मेरे दोस्त? शोधन किया जाता है। किसकी सहायता से? विद्युत अपघटनी का प्रयोग करके किया जाता है। ठीक है, इस विधि में अशुद्ध धातुएं जो होती है वो एनोड की तरफ होती है। जो अशुद्ध धातु जो हमने मोटी छड़ ली थी वो क्या थी? अशुद्ध थी, वो इसलिए एनोड की तरफ लिया गया। और जो शुद्ध धातु होती है वो कैथोड की तरफ होती है। जैसे कि जो पतली छड़ थी वो हमने कैथोड की तरफ लिया, जो माइनस की तरफ होता है। ठीक है, और साथ में हमने क्या किया था? एक बर्तन लिया था और उस बर्तन में उस दोनों छड़ को हमने क्या किया था? दोनों छड़ को उस बर्तन में हमने लटका दिया था। इस बर्तन में विद्युत अपघटनी पदार्थ भर दिए थे हम, विद्युत अपघटनी पदार्थ हमने भर दिया था। ठीक है, जो कि धातु का लवण था। वो क्या था? वो धातु का लवण था CuSO4। ठीक है, वो धातु का क्या था? लवण था। जब विद्युत धारा हमने प्रवाहित की तो क्या हुआ? जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तब आयन Cu+2 बनने लगा। ठीक है, जो मतलब आपके धातु थे वो उस एक छड़ से दूसरे छड़ की ओर जाने लगे। ठीक है, यह आयन अशुद्ध धातु में पतली छड़ में चिपकने लगी। जो मोटी छड़ हमने आपको चित्र में दिखाया था वो क्या हो गई? वो पतली छड़ की तरफ होने लगी। यानी कि वो प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक कि वो मोटी छड़ जो थी वो पतली ना हो जाए। ठीक है, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि अशुद्ध धातु वाली मोटी छड़ क्या होती है? मोटी छड़ धातु पूरी तरह से निकल नहीं जाती है। जब उसमें से मोटी छड़ में से धातु निकल जाएगी मेरे साथी, तो वो क्या होगा? वो छड़ पतली हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं? शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। और जो बर्तन के नीचे हमने आपको दर्शाया था वो अशुद्धियाँ थी, जो बर्तन के नीचे बैठ गई थी वो अशुद्धियाँ थी, और उस अशुद्धियों को हम एनोड पंख के नाम से भी जानते हैं। आशा करता हूँ कि पहले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। चलिए बिना देर करते हुए हम अपनी दूसरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हमारी दूसरी टॉपिक क्या है? दूसरी टॉपिक है संक्षारण। ठीक है, संक्षारण क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आपको पता है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक लोहा है और लोहे पर जंग लग जाता है, उसी को यानी कि जो चीज़ क्या होती है कि नमी से या फिर वायु की नमी से या रासायनिक पदार्थ के कारण क्या होने लगती है मेरे दोस्त? नष्ट होने लगती हैं। और जब वो नष्ट होने लगती है तो उसी को क्या कहते हैं? उसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसा कि आपको परिभाषा में भी दिखाया गया है कि जब कोई धातु वायु नमी या रासायनिक पदार्थ के कारण धीरे धीरे क्या होने लगती है? नष्ट हो जाती है, तब इस प्रक्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप लोगों ने अपने मम्मी या किसी अन्य चीज़ यानी कि धातु जो भी हो, जैसे चांदी का बर्तन हुआ या फिर चांदी का पायल हुआ, आपने देखा होगा उसमें काली परत जम जाती है और उसको आप साफ़ कराने के लिए सुनार के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं? तो जैसे कि चांदी की वस्तुएं जो होती हैं उसमें काले पड़ जाते हैं, और कापर के जो बर्तन होते हैं या इत्यादि कोई भी चीज़ होती है उसमें हरे रंग की परत चढ़ने लगती है। आप लोगों ने देखा होगा जो कॉपर के बर्तन हैं उसमें हरे रंग की परत चढ़ने लगती है, और जो हरे रंग की परत है मेरे दोस्त वही क्या है? संक्षारण है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, जो लोहे पे जंग लग जाता है वो भी क्या है? संक्षारण है। यानी कि जो जंग लगेगा धीरे धीरे वो क्या होगा? नष्ट होने लगेगा। अब इससे बचने की उपाय क्या है मेरे साथी? तो वो भी आपके समक्ष मैं लेके आया हूँ कि संक्षारण से कैसे बचा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। जरा एक मिनट रुकिए। चलिए, संक्षारण से सुरक्षा। ठीक है, संक्षारण से सुरक्षा कैसे हम कर सकते हैं? तो यशद लेपन के द्वारा पहला आपका हो जाएगा यशद लेपन। ठीक है, अब यशद लेपन होता क्या है मेरे साथी? तो जरा ध्यान से देखिएगा कि किसी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उसका यह यशद यहाँ पे रहेगा। यशद क्या रहेगा? यशद लेपन करते हैं जब दो क्या है? यशद लेपन करते हैं। यशद लेपन क्या है? तो जब दो धातुओं को मिलाकर एक तीसरी धातु बना ली जाती है उसी प्रक्रिया को हम यशद लेपन कहते हैं। यानी कि वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यशद लेपन कहलाती है। जैसे जो धातु होते हैं उनको संक्षारण से बचाने का ये भी तरीका अपनाया जा सकता है कि उनमें एक नई धातु दूसरी धातु को मिलाकर हम उसको एक अन्य प्रकार यानी कोई आकृति दे तो उससे भी बताया जा सकता है। दूसरा है क्या? मिश्र धातु बनाकर। ठीक है, जब किसी धातु को संक्षारण से बचाना होता है तब धातुओं को मिलाकर एक मिश्र धातु बना दिया जाता है। ठीक है, ये मिश्र धातु बनाकर भी आप उसे संक्षारण यानी कि उससे सुरक्षित पा सकते हैं, यानी कि जंग लगने, काली होने, ये सब प्रक्रिया से बचा जा सकता है। ठीक है, और भी हमारे पास कुछ है जैसे कि पेंट। आपको पता है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपने लोहे की सामग्री हो या फिर घर हो, कोई भी चीज़ें हो, तो उसको हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। आपने सोचा कि उसे हम पेंट ही क्यों करते हैं? पेंट इसलिए करते हैं ताकि वो वस्तु हो या चीज़ हो वो लंबे समय तक टिकाऊ रहे, उस पर जंग ना लगे। ठीक है, वो नमी की वायु की नमी की में आकर उसमें कोई जंग ना लगे और ताकि वो नष्ट भी ना हो, इसलिए लंबे समय तक चलने के लिए उसमें हम पेंट करते हैं। और धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, यहाँ बचाने, ठीक है, बचाने के लिए उसे क्या करते हैं? हम
पेंट कर देते हैं। और चौथा आपका बहुत ही अच्छा है आपका सुरक्षा के लिए क्या है, ग्रीस या तेल। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन धातुओं को संक्षारण से बचाना होता है उसे उस पर, ठीक है, यहाँ पे उस पर ग्रीस या तेल लगा देते हैं, जिससे नमी उसकी सतह से दूरी रहती है। यानी कि उसकी सतह से नमी क्या रहती है, दूर रहती है। जिस स्थान पे या कोई भी चीज़ हो उस पर आप ग्रीस या तेल लगा देते हैं तो वहाँ से क्या होती है, नमी दूर रहती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसी के साथ ही आपका मिश्र धातु क्या है मेरे दोस्त। तो मिश्र धातु कौन नहीं जानता होगा भाई, कि दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर जो धातु बनाई जाती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसा कि मैंने लिखा भी है कि दो या दो से अधिक धातुओं को समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। समांगी मतलब मतलब कि जो धातु दो या दो से अधिक धातु यानी कोई भी धातु हो उनको आपस में मिला के एक कोई नई धातु बना दी जाए उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे मिश्र धातु आगे और देखिएगा, मिश्र धातु गलित धातुओं को उचित मात्रा में मिलाकर ठंड करने पर प्राप्त होती है। जो मिश्र धातु होती हैं, आपको पता है कि हम अगर कोई भी चीज़ दो या दो से अधिक धातु मिलाते हैं तो सबसे पहले उसको गलाते हैं, गलाने के बाद उसे हम क्या करते हैं, एक में डाल के उसको ठंड करते हैं, तब जाके हमें वो मिश्र धातु प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर आपको ले लें हम पीतल। क्या ले लें मेरे साथी, पीतल। ठीक है, ये जो आपका पीतल है, जो आपका पीतल है, ठीक है, ये सीयू यानी कि कॉपर का 70% लेता है, कॉपर का 70% रहता है। और Zn यानी कि जिंक का 30% रहता है। ठीक है, कॉपर 70% और जिंक 30% मिलकर हमारे पीतल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तार में किया जा सकता है, मशीन के पुर्जों को बनाने में किया जाता है तथा बर्तनों को बनाने में भी पीतल का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूँ मेरे दोस्त कि मिश्र धातु को समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब जैसे ये कांसा, ऐसे ही एक होता है कांसा। अब कांसा शिव कॉपर जो होता है, कॉपर का 88% रहता है और Sn का 12%। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, बर्तन बनाने में भी किया जाता है और मूर्तियाँ जो होती हैं मूर्तियों को बनाने में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताइएगा। और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है मेरे साथी तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारे पास कि ये जो अमलगम है, ये अमलगम आखिर है तो है क्या, अमलगम क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे, यदि किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर, यानी कि पारे के साथ मिलाकर मिश्र धातु बना दी जाए, मिश्र धातु बना दी जाए, उसे अमलगम कहा जाता है। पारा यानी कि मरकरी जिसको आप कहते हो, मरकरी भी कहा जाता है उसे। ठीक है, और पारा भी कहा जाता है। और मरकरी को हम Hg से प्रदर्शित करते हैं, जिसको आप पारा बोलते हो। ठीक है, तो यदि किसी भी धातु को क्या करते हैं, कोई धातु है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे सोना हो गया या चांदी हो गई, तो मान चलिए सोना हमने ले लिया और Hg के साथ अगर हम क्रिया कराएंगे, मतलब कि उसको मिश्रित करेंगे, मतलब कि एक में ही क्या कर देंगे, एकत्रित कर लेंगे, तो क्या होगा, वो अमलगम का रूप ले लेता है मेरे साथी। ठीक है, वो क्या करता है, अमलगम का रूप ले लेता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो लोहा और प्लेटिनम धातु होता है ये अमलगम नहीं बनाता है, ये कभी अमलगम बना ही नहीं सकता है। ठीक है, क्या क्या बना सकता है, चांदी, सोना, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और पारा में मिलाकर, पारा में यानी कि ये जितने भी आपके हैं इसको पारा में अगर मिला दिया जाए, Hg में मिला दिया जाए, तो अमलगम आपका बनकर तैयार हो जाता है मेरे साथी। लेकिन लोहे और प्लेटिनम जो धातु होते हैं ये कभी आपके अमलगम नहीं बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है पीतल के बारे में। अब बात आती है कि पीतल क्या है। आपसे क्वेश्चन मेरे साथी कि पीतल क्या है, पीतल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। तो जैसा कि अभी आपने पीतल का निर्माण कॉपर और जिंक के माध्यम से किया, तो क्या किया आपने, दो धातुओं को आपस में मिलाया। ठीक है, कॉपर और Cu प्लस Zn यानी कि कॉपर और जिंक के साथ किया, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, पीतल प्राप्त हुआ, यानी पीतल बनता है इन धातुओं को मिलाने से। तो जाहिर सी बात है कि हमने क्या किया, मिलाया, तो ये क्या होगा मेरे साथी, मिश्र धातु, मिश्र धातु। ठीक है, ये मिला के बनाया गया है। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, दूसरा और तीसरा। ठीक है, क्या है
कि निम्न में से कॉपर का अयस्क कौन सा है। जैसा कि अयस्क के बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस बैच नायक बैच के छठी या पाँचवीं भाग नहीं देखा है तो वहाँ पे देख लीजिएगा। जब तक आप उस भाग को नहीं समझोगे, उसको नहीं देखोगे, तब तक आपको ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके लिए तब क्या होता है कि आपके लिए नया होता है कि मैं ये सर कहाँ से बता रहे हैं। ठीक है, ये MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कॉपर का अयस्क क्या होता है मेरे साथी। तो जैसे क्यूप्राइट हमने लिखा है, बॉक्साइट, सिनेबार, कैलामाइन। तो इसमें से आपका राइट आंसर कमेंट में आपको बताना है। आपके पास ओनली 5 सेकेंड की समय है। आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मेरे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूप्राइट। क्या हो जाएगा? क्यूप्राइट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ देखिए सिनेबार अयस्क है। किस चीज़ का है भैया? जस्ता का है, एल्युमिनियम का है, पारे का है, कैल्शियम का है। तो आपको ये भी पता होगा कि जो आपके सिनेबार अयस्क होता है वो H एक संकेत दे रहा हूँ HgO होता है। और Hg जहाँ पे हो जाए तो आप समझ जाइए वो क्या है? पारा है भैया। वो क्या है? पारा है। तो सिनेबार अयस्क पारे का होता है। ठीक है, यहाँ तक की समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। तो बस आगे बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि हम लोग नायक बैच के 7वां भाग आज पढ़ के समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, आज ये जो नायक बैच है इसमें शायद ये आखिरी टॉपिक था। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आपको आगे अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये आखिरी टॉपिक थी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जितना भी समझा, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और मेहनत करता रहूँगा। जैसा कि मैं खुद अपने उज्जवल भविष्य के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, वैसे आप लोगों के लिए भी मैं करता रहूँगा। बस बदले में आपसे हमें ये चाहिए कि आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा और इस सेशन को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक हार्ट वाला इमोजी सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।